चलिए बेटा स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो एक छोटी सी थियरी है, शायद वो बताना भूल गया मैं आपको। लॉगरिथम की थोड़ा सा उसको कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे वापस आएंगे, क्वाड्रेटिक के सवालों पे वापस आएंगे। लॉग का बेस पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, और वन भी नहीं हो सकता, एंड वन भी नहीं हो सकता। लेकिन दो केसेस हो सकते हैं। लॉग का बेस वन से बड़ा हो सकता है एंड 0 से 1 के बीच में हो सकता है। ये बात समझते हैं बेटा? लॉग का बेस 1 से बड़ा हो सकता है और दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि 0 से 1 के बीच में हो। थोड़ा सा याद दिलाऊंगा फिर से थियरी। इफ a इज इक्वल टू या y इज इक्वल टू b टू द पावर x, बेटा अगर y है b की पावर x, then what is the logarithmic equation of this exponential equation? Log y to the base b is equal to x. याद है सबको? नाउ मैं जो बात करना चाहता हूं, मैं बात करना चाहता हूं अगर ये बेस 1 से बड़ा हुआ तो कैसा फंक्शन होगा, और अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो कैसा फंक्शन होगा। कैसा मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग की बात कर रहा हूं मैं। इंक्रीजिंग फंक्शन उसे बोलते हैं जब x बढ़ने पे y भी बढ़ता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन उसे बोलते हैं जब x बढ़ने पे मतलब इनपुट बढ़ने पे आउटपुट घटता है। जैसे ये वाले फंक्शन को देखें तो पहला केस है कि b इज ग्रेटर देन 1। जैसे b की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 10 हो सकती है, 100 हो सकती है, e हो सकती है। तो बताइए बेटा, अगर b ग्रेटर देन 1 होता है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जानते हैं आप, इंक्रीजिंग नेचर का होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की शक्ल अगर b ग्रेटर देन 1 हो तो कुछ ऐसी होती है ना। ये सिखाया बेटा पहले। जैसे b को इमेजिन कर लीजिए 2 की पावर x की जगह 0 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 1, x की जगह 1 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 2, x की जगह 2 डालेंगे तो आउटपुट आएगा 4। मतलब x बढ़ता जाएगा, x बढ़ता जाएगा तो y भी बढ़ता जाएगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है बेटा, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इसका इनवर्स फंक्शन कैसा होगा? ये इसका इनवर्स फंक्शन है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था y इज इक्वल टू बी की पावर x। इसका इनवर्स फंक्शन ये हो जाएगा, या मैं यहां अल्फाबेट्स को इंटरचेंज कर दूं तो मैं इसको लिख सकता हूं, अल्फाबेट्स का नाम तो कुछ भी रखा जा सकता है ना, तो मैं उसको y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b भी बोल सकता हूं, y इज इक्वल टू लॉग x टू द बेस b बोल सकता हूं ना। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये उसी का लॉगरिथमिक इनवर्स फंक्शन। बताइए अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी बताइए? लॉग फंक्शन में इनपुट अगर 1 हुआ तो आउटपुट क्या होगा? लॉग 1 इज व्हाट? 0। इनपुट अगर 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। फिर log 2, जैसे ln 2 0.693, मतलब 0 से बड़ा होगा। फिर और
एक्स बढ़ाऊंगा तो वाई बढ़ेगा घटेगा? वाई बढ़ेगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा दिखता है, लॉग फंक्शन का ग्राफ। दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग फंक्शन व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1। जब बेस क्या है? 1 से बड़ा है। तो बेस जब 1 से बड़ा होता है बेटा, बेस जब 1 से बड़ा होता है तो लॉगरिथमिक फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब x बढ़ने पे y भी बढ़ता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंक्रीजिंग होता है जब उसका बेस 1 से बड़ा होता है, और उसका इनवर्स फंक्शन भी कैसा होता है बेटा? इंक्रीजिंग ही होता है। बट शक्ल थोड़ी अलग होती है। देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की शक्ल, y इज इक्वल टू बी की पावर x की शक्ल, ये y इज इक्वल टू log x टू द बेस b की शक्ल। दिख रहा है क्या? अगर बेस 1 से छोटा हो तब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा बनता है बेटा, जानते हैं? अगर बेस 1 से छोटा हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा बनता है? डिक्रीजिंग बनता है। क्योंकि जैसे बेस को 1/2 इमेजिन कर लीजिए, 1/2 की पावर 0 विल बी 1, बट 1/2 की पावर 1 विल बी 1/2 मतलब 0.5, 1/2 की पावर 2 विल बी 0.25। मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। इसका ग्राफ पहले भी ड्रॉ किया बेटा, नोट्स में भी है। कैसा कैसा आता है इसका ग्राफ? ऐसी शक्ल का आता है। ये है इसका ग्राफ। ये कब है? ये तब है व्हेन बी इज बिटवीन 0 एंड 1। इस बार क्या हो रहा है? एक्स बढ़ने पे वाई क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया इस बार? कैसा फंक्शन हो गया? डिक्रीजिंग। तो इसका लॉगरिथमिक काउंटर पार्ट, मतलब जब लॉग का बेस जब 0 से 1 के बीच में होगा वो भी कैसा फंक्शन आने वाला है? डिक्रीजिंग। जब x 1 होगा तब तब वो भी 0 होगा। जैसे यहां बेस इमेजिन कर लीजिए हाफ, log 1 to the base half will be 0, log half to the base half to the base half will be 1। समझ रहे हैं? log 1/4 to the base half will be 2, 1/4 मतलब 1/2 का स्क्वायर। log 1/8 to the base half will be 3। मतलब यहां जितना घटाएंगे बढ़ता जाएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। ये पिंक कलर से किसका ग्राफ ड्रॉ किया बेटा मैंने? पिंक कलर से किसका या रेड कलर से किसका ग्राफ ड्रॉ किया मैंने? व्हाइट कलर से कौन से ग्राफ ड्रॉ किए हैं दोनों में? व्हाइट कलर से कौन से ग्राफ ड्रॉन है बेटा? एक्सपोनेंशियल ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ। और रेड कलर से कौन से ग्राफ ड्रॉ किए हैं बेटा मैंने? लॉगरिथमिक फंक्शन। दिख रहा है क्या? बैठा लेना है दिमाग में लॉग फंक्शन के ग्राफ भी, एक्सपोनेंशियल के ग्राफ भी, लॉग के ग्राफ भी, दोनों के ग्राफ दिमाग में बैठाने हैं। और दो केसेस हैं, एक केस है जब बेस 1 से बड़ा हो और दूसरा केस है जब बेस 1 से छोटा हो। 0 से बड़ा ऑब्वियसली, नेगेटिव तो हो नहीं सकता बेस। तो 0 से 1 के बीच में है बेस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का या फिर लॉगरिथमिक फंक्शन का। अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन कैसा होता है? अगर बेस 0 से 1 के बीच में है तो फंक्शन कैसा होता है? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग ना। और बेस जब 1 से बड़ा होता है तो इंक्रीज। याद रहेगा? याद रहेगा? ग्राफ्स भी याद रहेंगे। अब इनके साथ एक और छोटी सी चीज,
इसी ग्राफ से आपको बात दिख जाएगी। अगर ग्राफ याद रहेंगे तो ये बात भी याद रहेगी। अगर है log a टू द बेस b, a log का इनपुट है, b log का बेस है। अगर इन दोनों ग्राफ्स को आप ध्यान से देखेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी। ये वाले केस में जब बेस 1 से बड़ा था, तो जब इनपुट 1 से बड़ा था, तब पॉजिटिव आउटपुट आ रहा था। बट इस वाले केस में कब आ रहा है पॉजिटिव आउटपुट? जब बेस 0 से 1 के बीच में है, तो इनपुट भी जब 1 से 0 के बीच में है, तब आउटपुट पॉजिटिव आ रहा है। मतलब मैं बोलना चाह रहा हूं log 4 टू द बेस 2 कितना होता है बेटा? 2। log 1/4 टू द बेस 1/2 क्या होता है? ये भी 2। log 4 टू द बेस 1/2 क्या होने वाला है? log 4 टू द बेस 1/2 पॉजिटिव वैल्यू आने वाली है, नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। log 4 टू द बेस 1/2 पक्का कैसी वैल्यू आने वाली है? नेगेटिव। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 1/2 को आप 2 की पावर -1 लिख सकते हैं, और बाहर ले आए उस नेगेटिव पावर को, तो -1 उठ के आएगी बाहर, हो जाएगा माइनस log 4 टू द बेस 2 विच इज -2। एंड व्हाट विल बी log 2 टू द बेस 1/4? 2 टू द बेस 1 सॉरी log 1/4 टू द बेस 2 -2। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं आप, log कब पॉजिटिव वैल्यू आउटपुट देता है? जब log का इनपुट एंड log का बेस आर ऑन सेम साइड ऑफ 1। सेम साइड ऑफ 1 मतलब दोनों अगर 1 से बड़े हुए या दोनों 1 से छोटे हुए, तो log पॉजिटिव आउटपुट देगा। और नेगेटिव आउटपुट कब दे रहा है log? देखिए प्लीज, when input of the log and base of the log are on opposite sides of 1। opposite sides of 1 का मतलब एक 1 से बड़ा हो और एक 1 से छोटा हो। मतलब इनपुट 1 से बड़ा है तो बेस 1 से छोटा, और इनपुट 1 से छोटा है तो बेस 1 से बड़ा। उस केस में हमको क्या मिलेगा बेटा? आउटपुट नेगेटिव। तो इस बात को ध्यान रख सकते हैं कि इट विल गिव पॉजिटिव आउटपुट, it will give positive output when A and B are on same side of 1। will give positive output when A and B are on same side of 1। ये समझे क्या? वहीं this will give negative output when A and B are on opposite side of 1। नेगेटिव तो दोनों में से कोई भी नहीं हो सकता, ना इनपुट नेगेटिव हो सकता है ना बेस नेगेटिव हो सकता है, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए। बस 1 के किस तरफ लाई कर रहे हैं? अगर दोनों 1 के एक ही तरफ लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों 1 से छोटे हैं और या दोनों 1 से बड़े हैं, तो कैसा आउटपुट देगा बेटा? वो पॉजिटिव। वहीं अगर दोनों 1 के अपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, तो कैसा आउटपुट देगा बेटा? वो अब कैसा आउटपुट देगा? समझे क्या? ये बात समझ में आई? शायद ये बताना भूल गया था मैं, ये नोट करेंगे। वैसे थियरी में लिखा हुआ है, बट मैं पढ़ाना भूल गया था साथ में। थियरी में लिखा हुआ है, ये नोट्स में लिखा हुआ है, ये यहाँ कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है थियरी में, पेज नंबर 52 की थियरी में लिखी हुई है ये चीज़ें, जो अभी पढ़ाई मैंने आपको लिखी हुई है, बट अलग से भी नोट कर लीजिए ग्राफ और ये दोनों बातें, ये ध्यान में रखेंगे बेटा, ठीक है।
ये थियरी क्लियर है? याद रहेगी? पढ़ो आगे, कंटिन्यू करेंगे बेटा। 7 से शुरू करना है हमको आज। कल की थियरी याद है? सम ऑफ द रूट्स। बोलिए, क्वाड्रेटिक के लिए क्या था फॉर्मूला सम ऑफ द रूट्स का? माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का सी बाई ए। फिर थियरी ऑफ इक्वेशन किया था हमने nth डिग्री के पॉलिनोमियल के लिए। सम ऑफ द रूट्स टेकन वन एट ए टाइम। नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ n माइनस वन अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ n, मतलब x की पावर n का कोएफिशिएंट। ये होता है सम ऑफ द रूट टेकन वन एट ए टाइम। सम ऑफ द रूट टेकन टू एट ए टाइम प्लस कोएफिशिएंट ऑफ 2 डिग्री छोटी पावर डिवाइडेड बाई x की पावर n का कोएफिशिएंट। ऐसे करके चलता जाता है। चलिए शुरू करेंगे बेटा, थोड़ा सा एग्जांपल्स करेंगे, फिर वापस आएंगे थियरी पे। थियरी बची है हमारी अभी इसकी। If ABC be the real number with a not equal to 0 and let alpha comma beta be the roots of the equation ax square plus bx plus c, express the roots of a cube x square plus abcx plus c cube in terms of alpha and beta। तो भाई इसके मेरे रूट्स हैं अल्फा बीटा, ax square plus bx plus c के रूट्स हैं अल्फा बीटा। तो मुझे जल्दी से बता देंगे व्हाट विल बी अल्फा प्लस बीटा? Alpha plus beta will be minus b by a and alpha into beta will be what बेटा? c by a। ये पता है मुझे। बोल रहा है express the roots of this in terms of alpha and beta। ये भी एक क्वाड्रेटिक है, बस उसके कोफिशिएंट्स अलग हैं। अलग है ना? मान लेते हैं इसके रूट्स हैं गामा एंड डेल्टा। क्या है इसके रूट्स? गामा एंड डेल्टा। क्या आपको बताया गामा प्लस डेल्टा कितना लिख सकता हूं मैं? बताइए, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा कितना लिख सकता हूं? बोलिए, गामा प्लस डेल्टा माइनस ए बी सी अपॉन ए क्यूब विच इज माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ठीक हो गया? एंड गामा इंटू डेल्टा को क्या लिखा जा सकता है? गामा इंटू डेल्टा देखिए बेटा, सी क्यूब बाई ए क्यूब, ये लिखा जा सकता है। दिख रहा है? अब सवाल क्या है? सवाल है एक्सप्रेस द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक, मतलब गामा एंड डेल्टा को किसकी टर्म में एक्सप्रेस करना है? अल्फा एंड बीटा। तो सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि सी बाई ए की जगह मैं अल्फा इंटू बीटा लिख सकता हूं। तो यहां से आ गया गामा डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। दूसरा, अगर ये देखें गामा प्लस डेल्टा इज माइनस बी सी अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को 2a में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो माइनस बी अपॉन ए की जगह क्या लिख सकता हूं? अच्छा, माइनस को बी अपॉन ए के साथ क्लब कर लूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूं इनटू सी अपॉन ए को क्या लिख सकता हूं बेटा? अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, सॉरी गामा प्लस डेल्टा आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा, गामा इंटू डेल्टा आ गया अल्फा बीटा का होल क्यूब। तो ये आ गया गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। तो हो गई एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा। अब आपको अगर एक पर्टिकुलर रूट पता करना है अल्फा बीटा की टर्म में, तो क्या करिए, इस डेल्टा को रिप्लेस कर दीजिए अल्फा बीटा क्यूब बाई गामा से। क्या करते हैं इसको? अल्फा बीटा क्यूब प्लस गामा से। समझ रहे हैं? अभी ये दो इक्वेशन जो मिली है मुझे गामा और डेल्टा अननोन है, अल्फा बीटा नोन है। तो अब मैं इंडिविजुअल अननोन को पता करना चाहता हूं, तो टेक्निक क्या होती है? एक अननोन को गायब करूंगा,
तो डेल्टा को गायब कर देता हूं, तो मतलब इसको लिख सकता हूं गामा प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब अपॉन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन गामा का स्क्वायर, सॉरी अपॉन गामा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। क्या है, तो अरेंज करूंगा तो ये आ गया गामा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इज इक्वल टू 0। ये आ गई, ये गामा में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई ना। अगर आप ध्यान से देखें, ये क्वाड्रेटिक का सम ऑफ द रूट्स यही आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स ये लिखा हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये लिखा हुआ है। एक्चुअली इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे, गामा एंड डेल्टा। तो अगर गामा और डेल्टा की इंडिविजुअल वैल्यूज मुझे पता करनी है तो अब मैं श्रीधराचार्य लगा सकता हूँ श्रीधराचार्य, याद है श्रीधराचार्य। तो गामा की वैल्यू या डेल्टा की वैल्यू भी साथ ही में मिलेगी। बोलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहां से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अरेंज करूं अगर मैं थोड़ा, तो गामा या डेल्टा इक्वल टू अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा कॉमन आ गया, यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस रूट के अंदर बचा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, माइनस 4 टाइम अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये दिख रहा है कुछ, व्हाट इज दिस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया, ये नहीं क्या, नहीं दिखा, नहीं दिखा, ये आना चाहिए, इतना बेसिक अलजेब्रा आना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उसे माइनस 4ab कर दिया मैंने, तो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab विच इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया गामा और डेल्टा इज अल्फा बीटा बाहर कॉमन है, 2b कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर है अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस रूट ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो उसको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का रूट। तो एक बार वैसे भी प्लस साइन के साथ लेना है, एक बार माइनस साइन के साथ लेना है, प्लस साइन के साथ लीजिए तो क्या बचा बेटा, 2 अल्फा बचा, प्लस साइन के साथ लीजिए तो क्या बचा 2 अल्फा, और माइनस साइन के साथ लीजिए, सॉरी प्लस साइन के साथ लीजिए, हाँ तो 2 अल्फा, माइनस साइन के साथ लीजिए तो 2 बीटा बचा। तो एक्चुअली गामा या डेल्टा, या एक एक करके लिख देता हूं, एक को गामा बोल देता हूं, एक रूट को हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू 2 अल्फा अपॉन 2, और इसका दूसरा रूट डेल्टा हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन 2। तो यह आ गया, एक रूट आ गया अल्फा स्क्वायर बीटा और दूसरा रूट आ गया अल्फा बीटा स्क्वायर। ज्यादा हो गया, हाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, अभी तो शुरू भी नहीं हुई है। अभी तो केवल शिद्राचार्य लगाया और उसमें छोटा सा अलजेब्रा का फॉर्मूला यूज किया है, रूट के अंदर टर्म थी। पढ़ो आगे,
पढ़ोगे आगे। नेक्स्ट 8, if ax square minus bx plus 5 equal to 0 does not have two distinct real roots. मतलब क्या इस बात का? does not have two distinct real roots का मतलब d is equal to 0 या less than equal to 0? less than equal to 0 ना? अरे लेस देन भी तो हो सकता है, तब भी तो उसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होंगे, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है क्योंकि तब उसका एक रियल रूट होता है, कांस्टेंट रियल रूट। तो डज नॉट हैव डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब हुआ इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट बेटा? लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तभी उसका दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स नहीं होंगे। तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ 5a प्लस बी। प्लीज बोलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, बोलिए बेटा इसका डिस्क्रिमिनेंट बोलिए। बी स्क्वायर माइनस 20a, बी स्क्वायर माइनस 4ac should be less than equal to 0. b square minus 20a should be less than equal to 0. Then find the minimum value of 5a plus 2b. मुझे मिला यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0, डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू ए शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। तो उससे मैं 5a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू कैसे निकालूं? 5a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू 5a प्लस बी की मिनिमम वैल्यू फाइव ए प्लस बी 25a स्क्वायर does not have two distinct real roots, then find the minimum value of 5a plus 2b. Discriminant is less than equal to 0. b square minus 20a is less than 0. b square is less than equal to 20a, या फिर a is greater than equal to b square by 20. a is greater than equal to b square by 20. b square by 20. a should be greater than equal to b square by 20. तो 5a should be greater than equal to b square by 4, ठीक हो गया भाई। then 5a plus b should be greater than equal to b square by 4 plus b, ठीक हो गया। 5a plus b should be greater than b square by 4 plus b। अब ये मेरा एक्सप्रेशन है, ये मेरा एक्सप्रेशन है। b कोई भी वैल्यू ले सकता है, b में कोई लिमिट नहीं है। तो इसका ग्राफ अगर मैं इसको फंक्शन ऑफ b बोलूं, y बोलूं, y इज बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी। तो इसको अगर मैं b कॉमन लूं तो ये आ गया b प्लस 4। तो इसके दो रूट्स हैं, 0, एक रूट है 0, एक रूट है -4। तो इसकी मिनिमम वैल्यू अकर करती है -b/2a पे,
माइनस बी मतलब इसका कोफिशिएंट अपॉन 2a, इसकी मिनिमम वैल्यू अकर करेगी b² प्लस 4b की मिनिमम वैल्यू अकर करेगी -2 पे, और -2 पुट करूंगा तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, जब इसकी जगह -2 पुट करूंगा तो -2 इंटू +2/4, इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है -1। तो 5a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -1। देखिए अच्छा सवाल है। उसने एक क्वाड्रेटिक दे रखी है, क्वाड्रेटिक है ax² माइनस bx प्लस 5। ए और बी अननोन कॉन्स्टेंट्स हैं, नहीं पता हमको। बोल रहा है डज नॉट हैव टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो मतलब डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac किया तो ये आया। तो मुझे पता चला कि एक तरफ ले गया मैं, -20a को RHS में ले गया तो +20a बन गया। तो मुझे पता चल गया a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b²/20, ये पता चल गया मुझे। पर मुझे किसकी मिनिमम वैल्यू पता लगानी है, मुझे किसकी मिनिमम वैल्यू पता लगानी है, 5a प्लस b। तो मैंने सोचा 5a जनरेट कर लेता हूं। तो यहाँ 5a जनरेट करने के लिए दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना। तो 5a शुड बी ग्रेटर देन b²/4। पर मुझे मिनिमम वैल्यू किसकी चाहिए, 5a प्लस b की। तो दोनों तरफ b भी ऐड कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो प्लस b कर दिया दोनों तरफ। सेम नंबर को दोनों तरफ ऐड किया जा सकता है, किया जा सकता है इनइक्वालिटी में। तो अब LHS में आ गया 5a प्लस b, दिख रहा है। इन RHS में क्या है, b²/4 प्लस b। 4 LCM ले लिया मैंने, b को कॉमन ले लिया तो आ गया b/4 इंटू b+4। तो 5a प्लस b इससे बड़ा होना है, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी ये तो बड़ा होगा ही नहीं क्या। अगर कोई नंबर किसी से बड़ा होना है, किसी एक्सप्रेशन से बड़ा होना है, तो उस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे तो बड़ा होगा ही। तो हम निकाल लेते हैं इस एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है। तो ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है b² माइनस 4b। दो रूट दिख रहे हैं साफ साफ, उसके क्या दिख रहे हैं, दो रूट, 0 एंड -4। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू -2 पे आएगी, याद हो तो -b/2a। मतलब अगर मैं इसको लिखूं b² प्लस 4b क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो मिनिमम आता है वैली का बॉटम या हिल का टॉप आता है माइनस ऑफ दिस कोफिशिएंट बाय 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ b², तो -4/2 इंटू 1, मतलब -2 पे मिनिमा आएगा। वो यहां पर भी दिख रहा है ग्राफ में मुझे, 0 और -4 के बीचों बीच के नंबर पे मिनिमा आएगा। सिमेट्रिक होता है ना ये ग्राफ। -2 पुट कर दिया मैंने, यहाँ -2 पुट किया तो क्या आया, -2 इंटू +2 डिवाइडेड बाई 4। वैल्यू क्या एक्वायर की फंक्शन ने, -1। मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है बेटा इस एक्सप्रेशन की, -1। तो भाई इसको इसकी मिनिमम वैल्यू से बड़ा होना ही पड़ेगा। और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है बेटा, क्या आ रही है इसकी मिनिमम वैल्यू, -1। तो क्या आ गया यहां से कि 5a प्लस b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, -1। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू -1। उससे बड़ा होना ही पड़ेगा 5a प्लस b को। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, अभी तक जो सवाल आए उनमें सबसे अच्छा है। एक क्वाड्रेटिक कॉनकेव अपवर्ड क्वाड्रेटिक, मतलब जिसके क्वाड्रेटिक टर्म का एक्सप्रेशन कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ होगा, उसकी मिनिमम वैल्यू
किस x पर आती है? याद रखने लायक बात है ये। मिनिमा किस x पे आता है उसका? -b/2a पे आता है उसका मिनिमा। -b/2a पर आता है मिनिमा, आता है ना? तो -b/2a पे मिनिमा आता है। और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए वापस पुट कर सकता हूं मैं। -2 को एक्सप्रेशन में पुट किया, तो इस एक्सप्रेशन की कम से कम वैल्यू -1 है बेटा, और ये हमेशा इससे बड़ा है, ये हमेशा इससे बड़ा है, तो ये हमेशा -1 से बड़ा होगा। व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन? क्या बेटा इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू? माइनस। समझे क्या? समझे? पढ़ो आगे। घर जाके करिए बेटा इस सवाल को फिर से। नेक्स्ट, इफ x² + a - bx + 1 - a - b where a, b belong to real numbers, then find the values of a for which the equation has unequal real roots for all values of b। मतलब b कुछ भी वैल्यू एक्वायर कर सकता है, तो उसके लिए पूछ रहा है a की वो वैल्यूज जिसके लिए इस इक्वेशन की अनइक्वल रियल रूट्स होंगी। अनइक्वल रियल रूट्स होने की कंडीशन क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक की? d शुड बी ग्रेटर देन 0, इक्वल टू भी नहीं होना चाहिए। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। प्लीज बोलना शुरू करिए बेटा, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बोलना शुरू करिए। इसका स्क्वायर क्या है? x का कोफिशिएंट a - b, तो बोलना शुरू करिए डिस्क्रिमिनेंट इसका a - b का होल स्क्वायर। ये b की जगह है ना, b स्क्वायर -4, a की जगह 1 है, इंटू c की जगह 1 - a - b शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ b। इट शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ b। अब मजा आएगा, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर से एक b में। ओपन करें ब्रैकेट्स को, ब्रैकेट को ओपन करूं, पहला वाला ब्रैकेट ओपन किया तो a² + b² - 2ab -4 + 4a + 4b शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से बेटा, मेरा वेरिएबल क्या है ये पहचानिए। वेरिएबल b है, b वेरिएबल है ना, b अलग अलग वैल्यूज एक्वायर कर सकता है। तो मैं क्वाड्रेटिक किस में बनाऊंगा, a में या b में? b में। b मेरा वेरिएबल है, तो मुझे क्या चाहिए? b² का एक टर्म है, b के साथ क्या टर्म है बेटा? b के साथ क्या टर्म है? 4 - 2a ना, 4 - 2a, 4 - 2a, और बाकी सब कांस्टेंट टर्म है। a² + 4a - 4, this should be greater than 0 for all b, for all b belonging to real, for all b belonging to real। बेटा शुरुआत में मेरा वेरिएबल x था, अब मेरा वेरिएबल b है। मुझे चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा ग्रेटर देन 0 हो। का कोफिशिएंट 1 है, मतलब पॉजिटिव कोफिशिएंट है हाईएस्ट पावर का। और दूसरी क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी होती है कि ऑलवेज पॉजिटिव। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है? a शुड बी ग्रेटर देन 0, a इज ग्रेटर देन 0 एंड d शुड बी लेस देन 0। ऐसा होना चाहिए ना ग्राफ, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। प्लीज अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बोलिए इसका डिस्क्रिमिनेंट, बोलना शुरू करिए। इसका डिस्क्रिमिनेंट शुड बी लेस देन 0 ना, तब हर वैल्यू ऑफ b के लिए ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव ही होगा।
यही चाहिए ना मुझे। बोलिए, डिस्क्रिमिनेंट बोलना शुरू करिए बेटा इसका। सबसे पहले 4 माइनस 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4, दिस शुड बी लेस देन 0। ओपन कर दूं ब्रैकेट्स? बोलिए, ओपन करिए ब्रैकेट। 16 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 16a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 16 इज लेस देन 0। ये बेटा याला a माइनस बी का होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 टाइम्स दिस इंटू दिस बेटा 16 है ना, माइनस 16 आएगा। माइनस 4a स्क्वायर, एक माइनस 16 प्लस 16, माइनस 4a स्क्वायर से माइनस 4a स्क्वायर कट गया, यह आ गया 32 माइनस 32a इज लेस देन 0। 32 को काट सकता हूं, ये हो गया 1 माइनस a इज लेस देन 0। यह आ गया a शुड बी ग्रेटर देन, a शुड बी ग्रेटर देन 1। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, बढ़िया सवाल है। और बेटा अगर आप सोच रहे हैं ये सवाल मुश्किल है, तो ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं, जेई में आते हैं ऐसे सवाल, बिल्कुल आते हैं इस टाइप के सवाल। जब हम PYQs करेंगे तब देखेंगे भी इस टाइप के सवाल। तो क्या था क्वेश्चन, क्या था फिर से एक बार देखें। एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी जहां एक्स वेरिएबल था, ए और बी उसके कांस्टेंट्स थे। वो बोल रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन दिस इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल रूट्स। तो किसी क्वाड्रेटिक के कब अनइक्वल रूट्स होते हैं? अनइक्वल रियल रूट्स जब उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है। जब मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करके आगे बढ़ा, तो मुझे एक क्वाड्रेटिक मिल गई बी में। बी में क्यों बनाई मैंने क्वाड्रेटिक? क्योंकि मुझे चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ बी। तो बी की, क्योंकि लिमिटेशन ए की वैल्यू पे है ना, बी की वैल्यू पे नहीं है, तो बी की सब वैल्यूज के लिए मुझे ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव चाहिए। तो मैंने बी में क्वाड्रेटिक बनाई, सारी वैल्यूज के लिए कब पॉजिटिव आता है मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन? जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो एंड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, ये बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो पॉजिटिव है ही, तो अब डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करना पड़ेगा। तो आगे बढ़े तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? ए शुड बी ग्रेटर देन, मतलब ए अगर 1 से बड़ा हुआ बेटा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा अनइक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। बी की वैल्यू कुछ भी हो, बी की वैल्यू कुछ भी हो, इट डजेंट मैटर। अगर ए 1 से बड़ा हुआ तो इस क्वाड्रेटिक के हमेशा 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। ये क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं बेटा, घर जाके करिए, अच्छा सवाल है ये। फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड ऑल द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x to the power 3 minus 9x square minus 3x plus 18 if it is given that two of its zeros if it is given that two of its zeros are minus root 3 and plus root 3, तो दो रूट्स दिए हैं और ये क्वार्टिक
क्वार्टिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, क्वार्टिक एक्सप्रेशन है, उसके दो रूट्स गिवन है, मुझे बाकी दो रूट्स पता लगाने हैं। सीखेंगे बेटा, जो सिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सीखेंगे। अगर -√3 उसका रूट है तो x + √3 इस क्वार्टिक का फैक्टर होगा, और √3 अगर उसका रूट है तो x - √3 इस क्वार्टिक का फैक्टर होगा। इस क्वार्टिक के दो फैक्टर पता चल गए मुझे, एक है x + √3 और एक है x - √3। बाकी एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा इसका, एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, और ये तीनों फैक्टर मिलके क्या बना देने चाहिए, मल्टीप्लाई होके क्या बना देने चाहिए, ओरिजिनल एक्सप्रेशन। भाई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन क्या मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल एक्सप्रेशन। तो मतलब दिस शुड बी इक्वल टू x⁴ + x³ - 9x² - 3x + 18। सीखिए बेटा ध्यान से। हाँ, एक क्वाड्रेटिक या दो लीनियर, वो लीनियर फैक्टर, वो लीनियर फैक्टर, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर और होना चाहिए इसका, एक क्वाड्रेटिक को दो लीनियर में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, और इन तीनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, जो दो गिवन फैक्टर्स हैं और एक अननोन फैक्टर जो है, तो ये क्या होना चाहिए, इनका मल्टीप्लिकेशन ओरिजिनल एक्सप्रेशन के बराबर होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। बस मुझे ये पता करना है ना, अब ये वाला क्वाड्रेटिक पता करना है, ध्यान से सीखेंगे बेटा, वरना इसमें बहुत बार बुक्स वगैरह में लॉन्ग डिवीजन वगैरह लिखा रहता है। लॉन्ग डिवीजन इज अ लेंदी प्रोसेस, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उससे बेटर तरीका है हमारे पास, और पहले भी यूज किया है मैंने, ऐसा नहीं है पहली बार यूज कर रहा हूं, पहले भी सिखाया है मैंने ये आपको, बट फिर से एक बार देख रहे हैं। ये क्या हो गया, ये हो गया x² - 3 ना, ये क्या हो गया, x² - 3 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग so that we get that, ये तो मतलब है, और ये समथिंग एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा। तो x² को कितने x² से मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ जनरेट हो, एक x² से, ठीक है, बट साथ में जनरेट हो गया -3x², ध्यान में रखेंगे, मुझे -3x² नीचे मुझे -9x² चाहिए, बट उससे पहले फोकस करिए x³ को जनरेट करने पे। x³ कैसे जनरेट होगा, x² का x से मल्टीप्लीकेशन, x³ का टर्म क्या है बेटा, 1x³ है, तो x² को कितने x से मल्टीप्लाई करूं कि x³ जनरेट हो, 1x से प्लस x, क्या हुआ, x⁴ जनरेट हो गया, साथ में -3x² जनरेट हुआ। अब मैं x³ जनरेट कर दिया मैंने, साथ में -3x जनरेट हो गया, -3x ही चाहिए था मुझे, ये था। अब ध्यान दीजिए कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए मुझे, कांस्टेंट टर्म चाहिए मुझे 18, क्या चाहिए कांस्टेंट टर्म 18, यहां -3 है, तो कितना यहां होना चाहिए कि 18 जनरेट हो, -6 होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए कि बाकी टर्म सही से जनरेट हुए नहीं हुए हैं, x⁴ हमने जनरेट करवाया, x⁴ हमने जनरेट करवाया, x² पर ध्यान दीजिए, -3x² -6x² -9x², x पर ध्यान दीजिए, -3x और कोई नहीं, -3x
कांस्टेंट टर्म तो हमने खुद ही जनरेट करवाया ATU। मतलब ये मेरा रिमेनिंग फैक्टर है x² + x - 6 अदर देन दीज टू फैक्टर्स। ये मेरे स्क्वाटिक का रिमेनिंग फैक्टर है। क्या इसको लीनियर फैक्टराइजेशन कर सकता हूं इसका? या दो लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक कर सकता हूं इसको? साफ साफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है नहीं हो रही है? बोलिए। +3 - 2 दिख रही है क्या? तो ये हो गया x + 3 × x - 2। मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन अगर मैं लीनियर फैक्टर्स में एक्सप्रेस करूं तो वो है x + √3 x - √3 x + 3 x - 2 हो गए। बचे हुए दो रूट्स क्या है स्क्वाटिक के? एक -3 एक रूट और दूसरा रूट क्या है? +2। एक रूट है इसका -3, दूसरा रूट है +2। ज्यादा हो गया? हाँ, फिर से बोल रहा हूं बेटा, घर जाके करिए इस प्रॉब्लम को फिर से। इसको भी घर जाके पक्का रिपीट करिए, बिना सोल्यूशन देके रिपीट करिए प्रॉब्लम को। पूरी प्रॉब्लम रिपीट करिए। जो सीख रहे हैं इस सवाल में टेक्निक वो इंपॉर्टेंट है। हाउ टू फाइंड अननोन फैक्टर ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन व्हेन सम फैक्टर्स आर गिवन। कुछ फैक्टर्स गिवन है और अननोन फैक्टर मुझे पता करना है। लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे, आंसर आएगा लॉन्ग डिवीजन से भी, बिल्कुल आएगा, बट दैट प्रोसेस इज वेरी लेंथी, टाइम टेकिंग। उससे बेटर तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको। लॉन्ग डिवीजन पर इसलिए ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे रहा हूं मैं कि लॉन्ग डिवीजन भी करवाऊंगा मैं तो आपके दिमाग में कहीं वो ना बैठ जाए लॉन्ग डिवीजन की प्रोसेस। बुक्स में मिल जाएगा आपको लॉन्ग डिवीजन करते हुए, बट कभी भी लॉन्ग डिवीजन से बेटर यही रहता है इस टाइप की प्रॉब्लम्स जब अननोन फैक्टर फाइंड करना। क्लियर है? क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, find all the roots of the equation if one of the root is 2 + √3। एक रूट दिया है 2 + √3, दूसरा रूट पक्का 2 - √3 होगा क्या? होता ही है, जैसे क्वाड्रेटिक में होता है वैसे ही क्वाटिक में भी होता है। दो रूट आपको पता चल गए, बाकी दो रूट पता करने हैं। शुरू करें? तो एक रूट है 2 + √3, तो दूसरा रूट पक्का 2 - √3 होगा। तो दो रूट पता चल गया आपको एक तरीके से। एक थर्ड अगर रूट होता है तो उसका कॉन्जुगेट थर्ड भी रूट होगा। तो इसके फैक्टर्स हो गए x - 2 + √3 इंटू x - 2 - √3। ये इसके दो फैक्टर्स हो गए इस एक्सप्रेशन के, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, मल्टीप्लाइड बाय सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन should be equal to this, which is x⁴ plus 2x³ minus 16x² minus 22x plus 7। समझे क्या? सेम सवाल है, डेटा बदल दिया बस। इसको मैं लिख सकता हूं x² a² नहीं, एक मिनट, इसको अरेंज करूं मैं तो इसको मैं बोल सकता हूं x - 2 प्लस सॉरी x - 2 minus √3 और ये x - 2 प्लस √3 और जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इक्वल टू, थोड़ा सा अरेंज किया मैंने ताकि ओपन कर सकूं इसको मैं a - b a + b पढ़ूंगा तो ये ओपन हो जाएगा ना, a² - b²।
तो ये हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इंटू सम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू ये 4th डिग्री का एक्सप्रेशन। ये क्या बना बेटा, बोलिए ओपन करके इसको। एक्स स्क्वायर एक्स का टर्म क्या आएगा, -4x आया एक्स का टर्म, साथ में जनरेट हुआ +4 और ये है -3, +4 -3 क्या हो गया, +4 -3 +4 -3 1। ठीक है, इसको थोड़ा और इजी करना होता तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सम ऑफ द रूट है इनका 4, तो एक्स का कोफिशिएंट आएगा -4, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है 4 -3, तो कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 1। समझ रहे हैं, ऐसे भी कर सकते थे, याद है, अगर आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं आप। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पता करना है सच दैट ये क्वाड्रेटिक टर्म जनरेट हो। बेटा शुरू करें, बताइए कितना x², तो x² से मल्टीप्लाई करूं कि x⁴ जनरेट हो, 1x² से, साथ में जनरेट हो जाएगा -4x² -4x³ प्लस x²। ठीक हो गया। अब मुझे x³ भी चाहिए, पर मुझे कितना x³ चाहिए, 2x³। पहले से कितना x³ जनरेट हो चुका है, -4x³, बट मुझे चाहिए +2x³, तो +6x³ जनरेट करना है। x² को कितने से मल्टीप्लाई करूं, 6x से, नहीं समझे, 6x से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6x³ जनरेट होगा, -4x³ पहले से जनरेटेड था तो +2x³ आ जाएगा। अब या तो आप सोच सकते हैं x और x² को, लेकिन मैं सीधे जाता हूं कांस्टेंट टर्म। इसके बाद मुझे कांस्टेंट टर्म क्या चाहिए, 7, वो जनरेट हो सकता है ऐसे ही, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ 1 है कांस्टेंट, तो यहाँ कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 7। और बेटा मजे की बात ये है, बाकी अपने आप मैच कर जाएंगे। देखिए क्या x मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, -22x मैच कर रहा है, नहीं कर रहा, देखिए -4x × 7 -28x +6x हो गया, -28 + 6 -22 मैच हो गया। अपने आप करेंगे बाकी मैच, बाकी पावर करना ही पड़ेगा उनको, समझ रहे हैं। तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और ये जो भी क्वाटिक था हमारा, इसके रूट्स दिख रहे हैं बेटा, स्प्लिटिंग हो रही है क्या, नहीं 7 और 1 में तो होगी नहीं, हाँ डिस्क्रिमिनेंट <0 है क्या, नहीं नहीं 36 - 28 b² - 4ac, नहीं डिस्क्रिमिनेंट तो वो नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 36 - 28 कितना है डिस्क्रिमिनेंट, 8। ठीक है, 8 परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो इसके रूट वो नहीं आने वाले ना, रैशनल नंबर नहीं आने वाले, इरैशनल आने वाले हैं, तो निकाल लेते हैं श्रीधराचार्य। x इज इक्वल टू -b ± b² - 4ac आ जा रहा है 8/2a, तो भाई 2 यहाँ से 8 में से 4 2 बन के बाहर आएगा, यहाँ 6 है, 2 कटेगा तो आएगा -3 ± √2। बाकी दो रूट्स क्या है बेटा मेरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, -3 + √2 एंड -3 - √2। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल ये मतलब नहीं है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ही निकालना आना चाहिए आपको केवल,
बहुत कुछ सीखना है हमको क्वाड्रेटिक में। इक्वेशंस को कैसे हैंडल करना है, ग्राफ्स, फिर रिलेशन बिटवीन द रूट्स, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना, मतलब फॉर्मूला एक रट्टा मार लिया आपने श्रीधराचार्य, इसका मतलब नहीं है क्वाड्रेटिक आ गया आपको। क्वाड्रेटिक में और बहुत सारी चीजें सीखनी होती हैं। जैसे इन 2 सवालों में हम एक एक्सप्रेशन के कुछ फैक्टर्स गिवन है और अननोन फैक्टर पता करना सीख रहे हैं ना इन 2 सवालों में। बढ़ो आगे, नेक्स्ट 169, बढ़िया क्वेश्चन है, देखेंगे। और आते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, माइनस नहीं है बाहर। हाँ, ये लिखा हुआ है 5 + 2√6 होल रेज टू द पावर x² - 3 प्लस 5 - 2√6 होल रेज टू द पावर x² - 3 = 10। ये सवाल आई थिंक पहले एक बार कर चुके हैं। खासियत क्या है, दोनों की पावर सेम है, लेकिन बेस, दोनों एक्सपोनेंट्स का बेस अलग अलग है। लेकिन अगर आप बेस को ध्यान से देखेंगे तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात नजर आएगी। 5 का स्क्वायर और 2√6 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर होता है 25, 2√6 का स्क्वायर होता है 24, दोनों के बीच का डिफरेंस मात्र 1 है। जब ऐसा होता है तो बेटा ये जो लिखा हुआ है ना 5 - 2√6, इट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ 5 + 2√6। ये हमने सर्ड में सीखा था, याद हो अगर आपको। जब ऐसा होता है सर्ड में रैशनल पार्ट का स्क्वायर और इरेशनल पार्ट का स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो तो मैं उसका रेसिप्रोकल लूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, उसका रेसिप्रोकल लूंगा, उसके कॉन्जुगेट का रेसिप्रोकल लूंगा तो सेम ही सर्ड मिल जाएगा। नजर आया नहीं आया? देख रहे हैं 1/5 + 2√6 को मल्टीप्लाई करूंगा उसके कॉन्जुगेट से रैशनलाइज करने के लिए, तो डिनोमिनेटर में 1 जनरेट हो जाएगा, तो न्यूमरेटर में उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा ना। मतलब जब ऐसा होता है तो कॉन्जुगेट ही रेसिप्रोकल होता है, कॉन्जुगेट ऑफ सर्ड इज रेसिप्रोकल। तो बेटा इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/5 + 2√6, डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूं ना इसको, इस पूरे को डिनोमिनेटर में ले जा सकता हूं। ये तो एज इट इज है, ये भी एज इट इज है। अब मैं क्या कर लूंगा बेटा, 5 + 2√6 होल रेज टू द पावर x² - 3 को थोड़ी देर के लिए y मान लूंगा, ये यहां भी y आ गया, तो क्या हो गया y + 1/y = 10, y + 1/y, समझे? हुआ बेटा? ये नहीं कर रहे हैं, y + 1/y = 10। अरेंज करूं, क्वाड्रेटिक बनेगी y में, क्या हो गया y² - 10y + 1 = 0, दिख रहा है? y में क्वाड्रेटिक बन गई, ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा, इधर 4 लगा दूं, क्या आ गया y = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो ये हो गया 10 ± √96/2। अब √96 में से 4 मैं बाहर निकाल के 2 बनेगा, और 2 को कट कर सकता हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो बचेगा 5 ± 96 में से 4 बाहर निकला तो क्या बचा 24, एंड 24 इज नथिंग बट 2√6, दिख रहा है बेटा? और y खुद क्या था 5 + 2√6 रेज़ टू द पावर x² - 3, और ये बराबर आ गया या तो 5 + 2√6 के या 5 - 2√6 के। तो 5 + 2√6 रेज़ टू द पावर x² - 3 इज इक्वल टू 5 + 2√6। पहला सोल्यूशन तो ये आया। भाई कब ये दोनों बराबर हो सकते हैं,
बेस सेम है तो पावर को भी सेम होना पड़ेगा। तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर क्या आ गया बेटा 4 के बराबर। क्या रूट्स आ गए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 के, दो रूट्स हो गए कौन से +-2 एंड -2। बट क्या खत्म हो गया यहाँ नहीं, क्योंकि 5 - 2 √6 भी है। तो 5 + 2 √6 रेज टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 is also equal to 5 - 2 √6 which is 5 + 2 √6 raised to the power -1 यानी है। पावर को आपस में इक्वेट कर दूं, तो ये बेस तो सेम करवा दिया मैंने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजिकल टू -1, यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2। तो एक्स के क्या रूट्स आ गए +√2 या एक्स इज इक्वल टू -√2। दोनों पॉसिबल है ना, दोनों पॉसिबल हैं। तो टोटल कितने रूट्स आ रहे हैं इसके 4। टोटल कितने आ रहे हैं 4 +2 -2 +√2 -√2। बढ़िया क्वेश्चन है, फिर से करिए घर जाके, रिपीट करिए सवाल को। कोई दिक्कत नहीं बेटा सवाल को रिपीट करने में। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको 2-3 बार भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हीं से फिर सीखने को मिलता है। बाकी सवाल में क्या होगा, डेटा वेटा कुछ बदल जाएगा बट कंसेप्ट सेम यूज होगा। चलिए कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास।